हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के इस सेशन में हम 9 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी का ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी का ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कॉन्डोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई? तो देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है ये, जिसका नाम है कॉन्डोर। इसे हाल ही में आईबीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। आईबीएम जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है फ्रेंड्स, ये एक दिग्गज टेक कंपनी है जिसने हाल ही में कॉन्डोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को जारी किया है। इस चिप की बात करें तो इस चिप में 1121 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट है, जो पहले 1000 क्यूबिट हुआ करते थे। यहाँ पर देखिए, जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो बिट्स पर काम करता है, लेकिन क्यूबिट का मतलब यहाँ पर जो कंप्यूटर है अब वो 0 और 1 दोनों ही बाइनरी संख्या को एक साथ रीड कर सकता है। क्यूबिट क्वांटम बिट का संक्षिप्त रूप है। यह क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम जानकारी की बेसिक यूनिट है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल कंप्यूटर है फ्रेंड्स, वो बिट्स को काउंट करते हैं जो कि एक बार में 0 या 1 के रूप में काउंट होते हैं, लेकिन क्यूबिट्स में एक ही समय में कंप्यूटर 0 और 1 दोनों ही अवस्था को रीड कर सकता है। और इस तरह सुपर पोजिशन और इंटेंगलमेंट क्वांटम के साथ ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी आसानी से और तेज सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 2023 को, जिसकी लागत ऑलमोस्ट 6003 करोड़ रुपए है। पूरे वर्ल्ड में क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग जीपीएस, सेंसर, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी या फिर एनवायरनमेंट की निगरानी करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कॉन्डोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप से था। इसका निर्माण आईबीएम के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर देखिए, यूपीएससी में भी क्वांटम कंप्यूटिंग से काफ़ी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, यूपीएससी 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्यूबिट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा क्लाउड सर्विस, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये अलग अलग क्वेश्चन हैं जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेट करके अलग अलग यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखिए बड़ी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है? तो ये देश हो जाता है यूरोपीय देश इटली। इटली ने देखिए हाल ही में घोषणा की है कि वो चीन की बेल्ट एंड रोड पॉलिसी से बाहर हो रहा है। इटली साल 2019 में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ था। अब यहाँ पर चीन की इस पॉलिसी की बात करें, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात करें, तो ये चीन की ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स। चीनी सरकार ने 2013 में 150 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निवेश करने के लिए इस स्ट्रेटेजी को अपनाया था। अब यूरोप का देश इटली चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल से बाहर हो गया है। ओके, इसके बाद आगे आइए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम देखिए उज्ज्वला है। आंसर ए हो जाएगा। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर को हाल ही में लॉन्च किया गया, जो कि देखिए एक स्पैरो का एक कार्टून कैरेक्टर है जिसे उज्ज्वला नाम दिया गया है। वैसे कुछ सेशंस पहले भी हमने इसे डिस्कस किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो 10 से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक ये दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले हैं। इस बार पैरा गेम्स में 7 खेलों को शामिल किया गया है और 7 खेलों में 1500 खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यह पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स से दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे दिसंबर 2023 में, और उज्ज्वला इसका शुभंकर है। देखिए, खेलो इंडिया योजना भारत में खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा
आयोजित की जाने वाली नेशनल लेवल की प्रतियोगिता है। भारत में इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। तब से लेकर अब तक 11 खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जा चुका है। इनमें से 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हैं और 3 खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स हैं। और अब इसी के तहत पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में दिसंबर माह में किया जाएगा, जिसका शुभंकर उज्ज्वला है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? देखिए, पहले तो यहाँ पर यह जान लेते हैं कि इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन 12 से लेकर 14 दिसंबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा। एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस 2023 में इस शिखर सम्मेलन की थीम है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत जून 2020 में 15 सदस्य देशों के साथ की गई थी और अब इसमें 28 सदस्य देश है और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन भी GPAI का सदस्य है। एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस 2023 में दिल्ली में आयोजित इसके शिखर सम्मेलन की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लेटेस्ट एआई प्रोजेक्ट जेमिनी को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो जेमिनी जो कि एक एआई प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, इसे हाल ही में देखिए गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल के द्वारा लेटेस्ट एआई प्रोजेक्ट जेमिनी को हाल ही में लॉन्च किया गया, जो कि देखिए पूरी तरह से मानव के समान व्यवहार करता है। एआई प्रोजेक्ट जेमिनी को अलग अलग चरणों में रोल आउट किया जाएगा। इसे गूगल के एआई चैटबॉट बार्ड तथा पिक्सल 8 प्रो के साथ नैनो और प्रो के नाम से लॉन्च किया जाने वाला है। स्पेशली गूगल का ये जो एआई प्रोजेक्ट है जेमिनी नाम का, ये देखिए स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स से संबंधित जो क्वेश्चंस है, जो प्रॉब्लम्स है, उन्हें हल करने के लिए बनाया गया है। किसका है ये याद रखिएगा। तो एआई प्रोजेक्ट जेमिनी गूगल के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। इसके बाद केशवानंद भारती मामला निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? आप सभी ने फ्रेंड्स कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वाद है, एक केस है भारतीय इतिहास में, जिसे केशवानंद भारती मामले के नाम से जाना जाता है, जो कि देखिए भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत से संबंधित है। अब सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती मामले का एक वीडियो बनाया गया है, जिसे अलग अलग 10 लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया। अब यहाँ पर हम केशवानंद भारती मामले पर एक नज़र डाल लेते हैं कि ये मामला क्या है। तो देखिए 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में अपना जजमेंट सुनाया था। ये 13 जजों की एक बेंच थी फ्रेंड्स, जिसने अपने निर्णय में 1973 में कहा था कि संसद के द्वारा जो संविधान संशोधन किए जाते हैं उनके तहत संविधान के मूलभूत ढांचे को इफेक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि उस वक्त संपत्ति के मालिकाना हक को सीमित करने के कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया था, लेकिन मूल ढांचे की या बेसिक स्ट्रक्चर की एक अवधारणा दी थी केशवानंद भारती केस में भारतीय संविधान के प्रति। और यही मामला आज तक भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता और संघवाद के प्रोटेक्टर के रूप में काम कर रहा है। इस मामले में 13 जजों की बेंच का जो डिसीजन है वो 7-6 के बहुमत से पारित किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया केशवानंद भारती मामले में कि संसद संविधान संशोधन के तहत संविधान में किसी भी प्रकार का चेंजेस कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मूलभूत विशेषता जो संविधान की है उसे इफेक्ट नहीं किया जा सकता। तो यही मामला 1973 में केशवानंद भारती मामले के नाम से हमें देखने को मिलता है। आगे, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर रहा है? तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की देखिए पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना का तरियानी ब्लॉक शीर्ष पर रहा है। आंसर भी हो जाएगा। यह नीति आयोग के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है फ्रेंड्स। नीति आयोग द्वारा हाल ही में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें तेलंगाना के आसिफाबाद जिले की तरियानी ब्लॉक पहले स्थान पर रही है। इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौशाम्बी ब्लॉक को रखा गया, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक ब्लॉक है फ्रेंड्स। वैसे नीति आयोग की इस रैंकिंग में 329 जिलों के 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया था। ब्लॉक की प्रगति को मापने के लिए अलग अलग 40 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर तय किए गए थे और इनके आधार पर ब्लॉक के विकास के संबंध में ये रैंकिंग हाल ही में जारी की गई। तो नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना का तरियानी ब्लॉक शीर्ष पर रहा है।
अब यहाँ पर देखिए, अगर हम नीति आयोग की बात करें जिसके द्वारा इस इंडेक्स या रैंकिंग को तैयार किया गया है, तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 2015 में की गई थी। सुमन बेरी वर्तमान में इस संस्था के उपाध्यक्ष के पद पर हैं और BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के CEO है। आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। हाल ही में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया गया है? तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने देखिए 2024 के लिए भारत की जो GDP ग्रोथ है उसका अनुमान 7% का लगाया है। पहले यह 6.5% का था, अब इस अनुमान को बढ़ाकर इसने 7% कर दिया है। इसी कमेटी ने देखिए हाल ही में दिसंबर की बैठक के बाद सर्वसम्मति से यह डिसीजन लिया है कि भारत की रेपो दर में भी इस बार कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि RBI एक्ट 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठित करने का अधिकार है। अधिकार किसको दिया गया? केंद्र सरकार को दिया गया है। और इसके अलावा इसी एक्ट की धारा 45ZB के अनुसार मौद्रिक नीति समिति का कार्य मुद्रास्फीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना है ताकि भारत में महंगाई को नियंत्रित किया जा सके। इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं जिसमें RBI गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, सेंट्रल बोर्ड द्वारा नामित बैंक का अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अन्य 3 सदस्य होते हैं। तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 2024 के लिए 7% लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया? तो नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने देखिए किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा जो अदर अवार्ड हाल ही में दिए गए उसमें देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाल जियामाटी को दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिली ग्लैडस्टोन को दिया गया और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मार्टिन सॉर्सी को दिया गया। यहाँ पर आपको इस संस्था के बारे में भी जान लेना चाहिए जिसके द्वारा ये पुरस्कार घोषित किए गए हैं। तो नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू न्यूयॉर्क का एक गैर सरकारी संस्थान है फ्रेंड्स, जो फिल्म अवार्ड जारी करने का काम करता है। इसके द्वारा 2023 में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 किलर ऑफ द फ्लावर मून को घोषित किया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्था द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई? तो देखिए ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट को हर साल UNEP के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में भी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट को जारी किया गया। वैसे देखिए ऑफिशियली इस रिपोर्ट में कोई रैंक नहीं दी जाती, लेकिन पर्यावरण को कूलिंग के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। UNEP की इस रिपोर्ट में कूलिंग के शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। कूलिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज पर देखिए दोहरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में कूलिंग करने के लिए जिन गैसों का उपयोग किया जाता है उसकी वजह से तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। UNEP की इस रिपोर्ट में यह अनुमान भी लगाया गया कि 2050 में कूलिंग से होने वाला जो उत्सर्जन है वो वैश्विक उत्सर्जन का 10% से अधिक होगा। इसीलिए भारत ने भी देखिए कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 2019 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य कूलिंग की मांग को 2037-38 तक 20 से 25% तक कम करना है और रेफ्रिजरेंट की जो डिमांड है भारत में उसे 2037-38 तक 25 से 30% तक कम करना है। तो यहाँ पर स्पेशली हमको रिपोर्ट को याद रखना चाहिए, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 9 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स को वन लाइनर में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट काफ़ी सेशन से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस करते हुए हम फरवरी मंथ में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। अभ्यास धर्म गार्जियन जापान में शुरू हुआ था फरवरी 2023 में। 19 फरवरी 2023 को UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक HDFC बैंक है। 20 फरवरी 2023 को भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डसलेक उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ। 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बेन स्टोक्स बन गए हैं, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। 20 फरवरी 2023 को
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। इसके बाद 21 फरवरी 2023 को यूनाइटेड नेशन सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए रुचिरा कंबोज को चुना है। भारतीय मूल के कार्तिक सुब्रमण्यम ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। रणजी ट्रॉफी 2023 सौराष्ट्र ने अपने नाम की। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। और 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर राजस्थान में हाल ही में आयोजित की गई। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल है। यूएई में COP28 में भारतीय यूनिवर्सिटी IIT मंडी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है। भारत के गरबा नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया। हाल ही में BBC का नया चेयरमैन समीर शाह को नियुक्त किया गया। टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया। भारतीय महिला प्रियंका चोपड़ा 2023 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है। इसके बाद हाल ही में पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में टोटल 114 सीटें होने वाली है। हाल ही में द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट मध्य प्रदेश राज्य ने अवार्ड जीता है। हाल ही में मीरा चंद को सिंगापुर कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया। और लास्ट देखिए, इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन IFSCA और गिफ्ट सिटी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ये सभी ऐसे करंट अफेयर है फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। आज के लिए अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।